दिक्कत ये थी कि तुम पढ़ते जा रहे थे और चीज़ों को स्कैन करते जा रहे थे, लेकिन मुझे इतना याद आ गया कि हाँ इसमें ओपरक्यूलम था, इसमें नहीं था। तुम लोगों को इस तरीके एग्जाम्पल लेकर के कोई भी एक्सप्लेन नहीं, सब लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिए। सबसे पहली बात, ऐसा तुम्हारे साथ होता होगा कि तुमने एनसीईआरटी 2 बार रीड कर ली, 3 बार रीड, लेकिन स्टिल मॉक टेस्ट में तुम लाइन मिस कर देते हो, जो गलतियां बाकी बच्चे कर देते हैं और टॉपर्स इन चीज को अवॉइड कर देते हैं। सारी चीज का मैं प्रूफ भी तुम लोगों को आगे दूं मिनिमम 15 क्वेश्चंस में कि तुम लोगों को एग्जैक्टली किस तरीके से प्रोसीड करना है। अब सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज प्रवीण, आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यार यस, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, जिसको सिलेक्शन रेंज में पहुंचाने वाला कहते हैं। और तुम लोग इतना तो ऑब्वियसली जानते हो, ऐसा लोग कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से रैंक आती है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी चीज़ आती है, दैट इज सिलेक्शन रेंज में एटलीस्ट पहुंचना। और पहले वो चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे मेजर चीज़ यही है कि तुम बायोलॉजी में 330 या फिर बेस्ट थिंग तो यही रहेगी कि 350 प्लस स्कोर करो अगर तुम्हें एक टॉप रैंक लानी है। और वो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा माइक्रो डिकोडिंग के साथ बताने वाला हूँ। और लिटरली ये चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में मार्क्स कम आ जाते हैं, लेकिन अगर तुम बायोलॉजी में 350 या फिर 340 प्लस स्कोर करोगे तो इतना ज़रूर रहेगा कि बाकी बच्चों से हमेशा तुम आगे रहोगे, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री में कभी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स भी आ जाए। और यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल पे तुम लोग चीज़ें बताऊँगा एग्जैक्टली, तो तुम लोगों को ये वीडियो पूरा देखना। अगर इसे पूरा देख लिया तो एग्जैक्टली इतना पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और कैसे ये चीज़ अचीव कर सकते हो। तुमने अगर अभी से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी, मान लो बायोलॉजी में, तो एक समय ऐसा ज़रूर आता है कि तुम कहीं ना कहीं 240 या फिर 270 पे जाके स्टक हो जाते हो। पर्सनली मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं तुम लोग बता रहा हूँ। अब देखो क्या चीज़ें करनी चाहिए, उससे पहले ये ज़रूर मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, रिलाइंग ऑन कोचिंग नोट्स। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊँगा। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ी एक मिस्टेक है जो बच्चे कर जाते हैं। फिर उसके बाद कीवर्ड्स वाले चैप्टर, बेसिकली कुछ कीवर्ड से तुम पूरा चैप्टर कैसे अनलॉक कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद डायग्राम्स को किस तरीके डील करना है। और फोर्थ पे वो टेक्निक्स और रूल्स बताऊंगा जो पर्सनली मैंने डेवलप करे थे और बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करे थे कंसिस्टेंटली 340 प्लस मार्क्स स्कोर करने में। अब देखो इन सारी चीज़ों को पहले डिकोड बता देता हूँ कि जो 11th की बायोलॉजी होती है उसमें 50-50 का रेशियो चलता है। 50% लर्न वाले चैप्टर होते हैं और 50% अंडरस्टैंड। लर्न वाले चैप्टर जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पीजीआर, इसे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन 50% जो अंडरस्टैंड वाले होते हैं 11th में, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये एक ऐसे चैप्टर होते हैं जिन्हें तुम अगर एक बार समझ लोगे तो ये ज़्यादा देर तक तुम्हें याद रहेंगे। वहीं अगर 12th वाले चैप्टर्स की बात करी जाए तो 30% में थोड़ा ज़्यादा रट्टाफिकेशन होता है, जैसे कि इकोलॉजी, उसे तो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, समझते जाओ या फिर रट्टाफिकेशन करते जाओ। और 70% जो चैप्टर्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक, जेनेटिक्स, ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि तुम एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ोगे तो ऑब्वियसली नहीं समझ में आएंगे पहली बार में, तो तुम्हें इन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ आ जाती है कि कहीं से अंडरस्टैंड करो, वन शॉट लेक्चर, मॉड्यूल्स, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करना है। उनको समझने के बाद तुम्हें एनसीईआरटी पे ही आना है और बार बार एनसीईआरटी को पढ़ के उसका रेक्टिफिकेशन। देखो रेक्टिफिकेशन मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ करनी पड़ती है बायोलॉजी में और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं दैट इज़ नोट्स मेकिंग। अब देखो तुम्हें नोट्स का मल्टीपल रिवीजन नहीं करना है। तुम्हारी नोट्स हो गई या फिर मॉड्यूल्स हो गया, उन्हें अंडरस्टैंड करना होता है। तुमने एक बार अंडरस्टैंड कर लिया पढ़ के, फिर उसका ऐसा नहीं कि बार बार उसी का रिवीजन करते, नहीं, तुम वहाँ से शिफ्ट होकर के एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन। ये गलती बहुत लोग कर देते थे, पर्सनली स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी कि टीचर ने तो कह दिया कि बेटा मेरी नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तुम इसे पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पूरी कवर है। भाई एनसीईआरटी पूरी कवर तो है मान ली, लेकिन एनसीईआरटी की लाइन जो एग्जैक्ट बैठी रहनी चाहिए असर्शन रीज़न करने के लिए, वो कहाँ से कर पाओगे। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी, चाहे जो हो जाए, तुम्हें इन सब चीज़ों से अंडरस्टैंड करना है और एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन और फाइनली एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़नी है। फिर उसके बाद कीवर्ड्स, बेसिकली इसमें मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, तुम लोग भी फील कर सकते हो कि अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक भी वर्ड अगर उस चीज़ का याद आ गया ना, तो पूरा पेज या फिर पूरा पैराग्राफ अनलॉक हो जाता है तुम्हारे माइंड में और हर एक चीज़ याद आ जाती है। अगर ये चीज़ नहीं याद आती तो सब चीज़ ब्लैंक ब्लैंक सा लगता है। पर्सनली तुम लोग भी फील करे होगे। तो तुम लोगों को मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि पीजीआर हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, लिटरली मैं तुम लोग बता रहा हूँ, जिस तरीके मैं तुम लोग बता रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो तुम लोग देख लोगे, तुम लोगों को इस तरीके एग्जाम्पल लेकर के कोई भी एक्सप्लेन नहीं, सब लोग डायरेक्ट डायरेक्ट बता दिए। जैसे कि एनिमल किंगडम, मुझे बोनी और कार्टिलेजनस बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला याद आ रहा है, लेकिन मुझे इतना याद आ गया कि हाँ इसमें ओपरक्यूलम था, इसमें नहीं था।
तो मुझे पूरा का पूरा पैराग्राफ ऊपर नीचे की चीज़ें याद आने लगती हैं कि हाँ इसमें ये लिखा था, इसमें ये लिखा है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हें वो एग्जैक्ट कीवर्ड पकड़ना होगा, उसे मार्क करके अपने दिमाग में रट्टा कर लेना है कि अगर वो चीज़ याद आ गई तो पूरा फुल पेज का तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। अब जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, एक पीजीआर वाले चैप्टर में पाइनएप्पल या फिर फीमेलनेस इन कुकुम्बर, ये सारे अगर एग्जैक्ट कीवर्ड्स याद आ जाते थे तो तुम्हारा पूरा उस जो हार्मोन रहता तो उसके बारे में सब कुछ याद आने लगता था। पर्सनली मेरे साथ ऐसा होता था, तो इसीलिए मैं इन सारे कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। लेकिन देखो सब चीज़ में ऐसा नहीं होता। जैसे कि इकोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, तो उसमें बेसिकली तुम्हें पढ़ते जाना है, सब कुछ मेमोराइज करते जाना है और असर्शन रीज़न या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो इसमें ऐसा कोई कीवर्ड वाला चीज़ नहीं होता। हालांकि जैसे कि कैथामेलस, बैलेनस, ये सब चीज़ें कीवर्ड में आती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। अब जैसे कि लाइन बाय लाइन तुम्हें याद होना चाहिए, इसीलिए इन वाले चैप्टर्स का। अब इसका भी सॉल्यूशन मैं तुम लोग बताता हूँ। जैसे कि पहली एक दिक्कत आती है, तुमने पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया और नोट्स भी बना लिया, लेकिन एग्जाम में ब्लैंक हो गए। अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम तुम्हारे हार्ड वर्क में नहीं आई। दिक्कत ये थी कि तुम पढ़ते जा रहे थे और चीज़ों को स्कैन करते जा रहे थे। तुम्हें चीज़ों को स्कैन नहीं करना, तुम्हें उसे एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है। अब देखो इसका मैं सॉल्यूशन भी तुम लोग बता देता हूँ। तुम लोगों को एक्टिव रिकॉल नाम की चीज़ पता होगी, लेकिन उसका मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो। अब जैसे कि तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, अब इसका जो भी आंसर है उसको तुम लोग यहाँ एनसीईआरटी से मैच। जैसे पहले एनसीईआरटी लाइन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हेंस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी से तुम लोगों को क्वेश्चन पता चलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, इसका आंसर पता चल जाएगा, थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से मैच खा रहा है। तो इससे तुम लोगों का एनसीईआरटी रिवीजन भी एग्जैक्ट होगा। और देखो पैसिव रीडिंग अगर करते जाओगे, इस तरीके एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं हमेशा यही होगा कि तुम स्टक हो जाओगे। और टॉपर्स यही चीज़ नहीं करते हैं कि वो लोग एक्टिव रिकॉल करते हैं। अब देखो यही चीज़ करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम 45,000 क्वेश्चंस बनाओ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा बाउंडली तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि तुम यही चीज़ एग्जैक्ट करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें साइंटिफिक बेसिस लगा, तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तुम लोग जाकर के पहले चेक भी कर सकते हो, फिर तुम्हारा डिसीजन रहेगा। जैसे कि रेजर लाइन ऑफ मेमो नीड में तुम लोगों को एनसीईआरटी की वर्ड बाय वर्ड लाइंस मिलेगी। और देखो यार, बाकी जगह या फिर ऐप्स में ऐसा होता है कि वो लोग क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है एनसीईआरटी से। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जैसे एक और चीज़ होती है, बायोलॉजी का तुमने एक चैप्टर रीड किया, 40 पेजेस के अराउंड रहता है, तो वो तुम्हारा पूरा का पूरा एक मोटिवेशन किल कर देता है काइंड ऑफ। इसमें तुम लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मुझे लगी, दैट इज़ शरदजी। ये बिग चैप्टर्स जो रहते हैं उनको स्मॉल माइक्रो टास्क में कंप्लीट कर देता है, मतलब तोड़ देता है ब्रेक वाइज, और थ्रू क्वेश्चंस ये चीज़ करता है, जिसकी वजह से तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी। और इन क्विक वाले विनेबल वाले क्वेश्चंस अगर तुम करोगे ना, तो एक मोटिवेशन आएगा, तुम्हारा टास्क कंप्लीट होगा। और एक डोपामीन रश जब उस चीज़ की वजह से आता है ना, तो कीप मूविंग फॉरवर्ड वाली फीलिंग आती है। और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए बिना तुम लोग आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो। और इस तरीके तुम लोगों को अराउंड 45,000 क्वेश्चंस मिलेंगे। और यार ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास बोले हैं कि भैया मैं आज तो पढ़ता हूँ लेकिन वही चीज़ कल भूल जाता हूँ, तो इसे कैसे टैकल करूँ? देखो इसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ मेमोनीड का न्यूरॉन्जी। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कैसे ये वर्क करता है। जैसे कि मान लो तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, फिर वो 24 घंटे के बाद लेवल 1 में रीअपीयर होगा। तुमने वहाँ पे अगर उस क्वेश्चन को सही कर दिया तो वो लेवल 2 में चला जाएगा तुम्हारे रिवीजन के लिए। लेकिन अगर मान लो तुमने उसे तीसरे दिन गलत मार्क कर दिया, तो वो लेवल 2 से सीधा लेवल 1 में चला जाएगा प्रैक्टिस अगेन के लिए, कि ये चीज़ वीक है, इसे तुम दोबारा प्रैक्टिस करो। मतलब तुम देख रहे हो कि कितना ज़्यादा साइंटिफिकली कि अगर ये चीज़ भूल रहे हो तो तुम्हें इस तरीके प्रैक्टिस करनी है। तो यही सारी चीज़ें तुम्हारी मिस्टेक्स को ट्रैक करती हैं। और इसमें 7 लेवल्स हैं जो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में फाइनली कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय तक तुम याद भी रखोगे। और तुम लोगों को ऐसा लग रहा हो कि अगर इसमें एक्यूरेसी नहीं है, भैया एक्यूरेसी का क्या हुआ, तो मैं तुम लोग बता देता हूँ कि बढ़ते बढ़ते नीट 2026 में 97% क्वेश्चन मैच करे थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया सब लोग इसी तरीके कहते हैं, सारे ऐप्स इसी तरीके कहते हैं, तो इसमें क्या है? देखो इसमें एक्चुअली जो नीट का मतलब होता है वो एनसीईआरटी होता है, और मेमो नीट प्योरली एनसीईआरटी बेसिस पे चलता है। तो तुम्हें अगर एनसीईआरटी मास्टर हो गई
तो नीट मास्टर हो जाएगा। इस जैसे मैं तुम लोग प्रूफ भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे बायोलॉजी सेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व करने गए, तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और वो गलत हो गया, नीचे तुम लोग देखो एनसीईआरटी रेफरेंस भी दिखाया पेज नंबर 180 कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो ये सारे प्रूफ भी दिखाएगा कि एनसीईआरटी से ही करा गया है ये सारे क्वेश्चंस, तुम्हें नीचे एनसीईआरटी का रेफरेंस देगा। इसी तरीके सेम फॉर द केमिस्ट्री में तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो नीचे बता दिया कि एनसीईआरटी में कहाँ पे है, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। और सेम फॉर द फिजिक्स में भी तुम लोग इसी तरीके देख सकते हो इसका प्रोसेस कि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही चीज़ें दे रहा है तुमको, तो एनसीईआरटी मास्टर होगी। इसीलिए मैंने तुम लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दिया। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ तुम लोगों को, फिर से बोल रहा हूँ कि तुम लोग इस चीज़ को जा कर के लो, इसी से प्रैक्टिस करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम लोग जाओ, पहले एक बार एक्सपीरियंस करो, जो फ्री के क्वेश्चंस हैं उन्हें जा कर के एक्सपीरियंस करो। मिनिमम 15 का चैलेंज लो, 15 मिनट्स में उनको सॉल्व करो और फिर उसके बाद डिसाइड करो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस। तो फिर जा कर के तुम लोग इसका अनलिमिटेड एक्सेस भी ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग डायरेक्ट एक्सेस करोगे, तुम लोग डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मैं यही चीज़ कहूँगा कि जा करके तुम लोग पहले एक्सपीरियंस करो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम लोग कह रहा हूँ कि जा करके एक बार एक्सपीरियंस करो, 15 मिनट्स दो। अगर तुम्हें लगे कि हाँ इसका साइंटिफिक बेसिस है, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा मेरे माइंड के हिसाब से, तो तुम लोग इसकी अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हो और इसे परचेज कर सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ मास्टर रूल्स जो पर्सनली मैंने डेवलप करे थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प। एक तो मैंने तुम लोग बता दिया 2 in 1, जैसा कि तुम लोग एनसीईआरटी रीड करते करते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जिसकी वजह से एक्टिव रिकॉल जैसी बहुत बड़ी सुपीरियर चीज़ तुम्हारे साथ होगी। अब देखो उसके बाद का जो रूल है दैट इज़ चैप्टर कनेक्शन। ये चीज़ पर्सनली मैंने बिल्ड करी थी क्योंकि मुझे चैप्टर्स इधर उधर पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। फिर मैंने ये चीज़ सॉर्ट आउट करी कि अगर बायोटेक मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे जेनेटिक्स आनी चाहिए, इवोल्यूशन पढ़ रहा हूँ तो मुझे जेनेटिक्स आनी चाहिए। तो इस तरीके मैंने चैप्टर्स का कनेक्शन फाइंड करना शुरू किया। इसी तरीके एक और बता दे रहा हूँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से, मतलब अगर इन चैप्टर्स को तुम लोग कहीं ना कहीं साथ में एक के बाद एक पढ़ोगे तो तुम लोगों की जो बायो में प्रोग्रेस रहेगी ना, वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे रहेगी। और यही एग्जैक्ट चीज़ एक टॉपर्स माइंड को अलग बनाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और प्रैक्टिकली बताई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि हाँ भाई रैंडमली बाकी यूट्यूब वीडियोस की तरीके कि ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैंने तुम लोग एग्जैक्ट एग्जाम्पल लेके इनफैक्ट बताया कि देखो इसमें ये चीज़ है, इसमें ये इस तरीके वर्क करता है साइंटिफिकली। तो यार देखो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ना वो बहुत ज़्यादा श्योर शॉट है। और मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर तुम इन चीज़ों को अभी अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर लोगे तो फाइनली तुम लोग कंटिन्यूअस 340 या फिर 350 प्लस स्कोर करने लगोगे अपने मॉक टेस्ट में। और बहुत बड़ी चीज़ जो मोटिवेशन देता है ना, कि मॉक टेस्ट में ऐसा ज़रूर होता है कि फिजिक्स कभी बहुत ज़्यादा टफ बन गई या फिर तुम ही से गलती हो गई तो फिजिक्स में कभी नंबर कम या फिर केमिस्ट्री में, लेकिन जिस बच्चे के ऑलमोस्ट 350-340 मार्क्स बायो में आते हैं ना, वो हमेशा बाकी बच्चों से आगे ही रहेगा। बाकी बच्चे 300 ला रहे हैं बायो में या फिर 270 ला रहे हैं, तुम्हारा 40-50 मार्क्स का मार्जिन भी रहेगा, तो कभी तुम उन बच्चों से पीछे नहीं रहोगे। तो अपना टारगेट जो मैंने बताया है 350 रखो, और जो तरीका और रूल्स मैंने तुम लोगों को बताया है उससे ये 100% अचीवेबल है। तो यार जो भी चीज़ें मैंने तुम लोग बताई हैं अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दो, एक सिलेक्शन की रेंज में जल्द से जल्द पहुंचो, जिसकी वजह से तुम बाकी बच्चों से फिर रैंक के लिए compete करना स्टार्ट कर सको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके अपने आप को सिलेक्शन की रेंज में लाओ, जो कि तुम लोगों को बायोलॉजी दिलाएगी। और फिर लोग जैसा कि कहते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तुम्हें रैंक दिलाती है, उस पर भी तुम लोग वर्क कर सकते हो। और यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती, इसीलिए मैंने तुम लोगों को हर एक चीज़ डिटेल में बताई है। और तुम लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तुम लोग नीचे कमेंट डाउन कर देना, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से तुम लोग देख सकते हो, वहाँ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और मेरे से इसी तरीके अपनी नीट की प्रिपरेशन में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टिल देन बाय।